हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड। तो आज हम अपनी वो पोएम जो मैंने पिछले लेक्चर में आधी छोड़ी थी, आधी पढ़ाई थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कौन सी पोएम थी? द बॉल पोएम। हु हैज कंपोज दिस पोएम? जॉन बैरमैन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पोएम, बट बिफोर दिस I want to ask you, have you all done the given work? You all have revised the poem properly? Very good. Now, if you have still any doubt, any query, you can ask. But before that, let me complete this poem. I have already told you that John Berryman has composed this poem on the theme of nature of loss. यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ खो देता है तो डेफिनेटली उसे उस चीज़ से कितना लगाव है ये इस पर डिपेंड करता है। वो बहुत डेस्परेट होता है अपनी चीज़ के लिए, परेशान होता है चीज़ के लिए, मगर एक बार कोई भी चीज़ कभी वापस नहीं लौटती। उसके जैसे तो आ सकती है बट वो चीज़ कभी नहीं आ सकती। और इसमें बेसिकली सिम्बॉलिकली पोएट ने किस चीज़ को इंडिकेट किया है? हमारे लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को, ठीक है ना। एक बच्चा जो अपने बचपन से निकलकर अपने यूथ में जब एंटर कर जाएगा तो क्या उसका बचपन कभी वापस आ पाएगा? नहीं। तो इसी चीज़ के बारे में हमने पढ़ा किस पोएम में? द बॉल पोएम में। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम विच पोएम? द बॉल पोएम। फिर से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने शुरू की थी। आपको पहले ही पता है, एज द पोएट इज सेइंग दैट ही डजंट वांट टू कंसोल हिम, as he does not want to enter into the difficult and embarrassing situation and console the boy. Who is that boy? Who has lost the ball. And ball is used here symbolically. Okay? So, a dime another ball. अभी जब उस बच्चे की बॉल खो गई है तो पोएट क्या कह रहा है? A dime another ball इज वर्थलेस। यानी कि अगर वो कह रहा है कि मैं उसे समझा सकता हूँ कि कोई बात नहीं, एक बॉल खो गई, दूसरी बॉल आ जाएगी। बॉल बहुत सस्ती सी आती है, एक डाइम। वन डाइम मीन्स अ डाइम मीन्स 10 सेंट्स। 10 सेंट्स इज यू कैन से द डाइम इज द यूएस करेंसी, यूएस की करेंसी है जिसका जो एक डॉलर का 10th पार्ट होती है, यानी कि बहुत चीप है। बॉल जो है बहुत सस्ती है, वो बहुत कम रेट में वो दूसरी बॉल खरीद सकता है। बट वो क्या कह रहा है? इट इज नॉट गुड टू टेल द बॉय दैट बॉल इज क्वाइट चीप एंड अनदर बॉल कैन बी परचेज्ड फॉर अ डाइम। वो क्या कह रहा है कि ये बच्चे को बताना ठीक नहीं रहेगा कि हम उसे ये कह दें कि कोई बात नहीं, दूसरी बॉल आ जाएगी, बॉल तो बहुत चीप थी, हम दूसरी नई बॉल खरीद सकते हैं। क्योंकि ये बात उसको बताना कहीं ना कहीं हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। वो कभी भी इन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पाएगा। जो चीज़ खोई है, अगर वो उस चीज़ को वैल्यू करता है देन डेफिनेटली द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी डेवलप इन हिम एंड द बॉय विल रियलाइज, definitely he will realize the sense of responsibility in this materialistic world. Why we are using this word materialistic? Because everything is here, one day is going to be destroyed. Everything is here transitory. So that's why the poet is saying this word materialistic. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हमें सुख साधन की मिलती हैं, वो सब के सब भौतिक, यानी कि हमें सब आराम दे रही हैं, हम सब चीज़ों को अपने पोजीशन में रखना चाहते हैं, लेकिन वो सब नश्वर हैं। एक दिन सब की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जो लॉस हम बेयर करते हैं लाइफ में, उस लाइफ से उभरकर हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है। लेट्स सी फर्दर व्हाट पीपल विल टेक balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball bag. यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि डेफिनेटली everyone wants to possess more and more. People will try to make you understand about the worthless cry over the loss of worldly things.
यानी कि हम यहाँ पर ये जो आपका बेटा इंडिकेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन अभी मैंने बताया, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हमने कहा पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग जो है हमेशा चीजों के खोने पे रोते रहेंगे, बॉल हमारी यहाँ पे खोती रहेंगी। यहाँ पे तो बच्चा एक सिंबल है जो कि हम उसको सिंबॉलिकली यूज कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी और वो खोएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास भी कराएंगी। ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes. Now the poet is saying this, that money is external. मनी को एक्सटर्नल क्यों कहा गया है? क्योंकि मनी हमेशा बाहरी चीजों को खरीद सकते हैं, ये इतनी मैटर नहीं करती है। आप पैसे से इमोशंस नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसे से फीलिंग्स नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए कोई चीज अगर खोई है तो आप पैसे से वैसी चीज तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो चीज खोई है जिससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे, शायद वो इमोशंस कभी नहीं आ सकते। सपोज आप में से किसी के पापा ने या किसी नियर एंड डियर ने आपको कोई चीज गिफ्ट की, बाजार में वैसी हजारों चीजें होंगी। सपोज एक पेन गिफ्ट किया, चाहे वो बेशक से 20 रुपए का हो, बट उस पेन की कीमत जब आपको मिल गई तो उसमें जो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ जब वो कंबाइन हो चुकी है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए प्राइसलेस हो जाती है। ठीक है ना? अब क्यों? क्योंकि वो आपको किसी ने बहुत इमोशंस के साथ दी है। आपने देखा होगा अगर आपकी कोई चीज खो जाती है तो आप बहुत दुखी होते हैं। अब दुखी होने के बावजूद अगर आपको कोई कहे कि आपको बाहर से मैंने ये चीज ला के दे दी, उसका रिप्लेसमेंट है, नो, वो चीज नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उस चीज को यूज कर रहे थे तो उसके साथ आपके इमोशंस जुड़ गए थे। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, और वो इस बात को धीरे धीरे सीख रहा है। लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी उदास आंखों के पीछे से वो धीरे धीरे इस चीज को सीख रहा है। समझ में आया? एक्चुअली नो वन गेट्स अ लॉस्ट बॉल बैक, कोई भी जो कोई भी बॉल है उसको वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मनी डजंट मैटर, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। द बॉय इज लर्निंग दिस फैक्ट बिहाइंड हिज होपलेस आईज, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, something which everyone should understand one day, कुछ ऐसा जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी सीखना पड़ेगा। The epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि देखो बेटा, सबसे पहले तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी एक आप कह सकते हो फिलोसफिकल टर्म है नॉलेज के लिए। यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट करता है? द नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ लॉस, यानी कि नेचर ऑफ लॉस को समझने को। समझ में आया? द नेचर ऑफ लॉस, जो खोने की नेचर है, जो प्रवृत्ति है इस दुनिया में, उसको समझने की जो नॉलेज है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहा है। यानी हम जब इस चीज को समझ जाते हैं कि इस दुनिया में जो चीज है वो एक दिन खोएगी ही खोएगी। समझ में आ रहा है? वन डे इट इज गोइंग टू बी लॉस, क्योंकि कुछ भी परमानेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बिलोंगिंग्स को संभालना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करना, और अगर कोई चीज खो गई है तो उसके बाद हम उसको कितना मैच्योरली हैंडल कर पाते हैं और उस लॉस के बाद किस तरह से स्टैंड कर पाते हैं, इस बारे में पोएट ने कहा है। और उसने कहा है ये हमें सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा बच्चा है, जब वो चलना सीख रहा होता है, हम उसे चलना सिखाते हैं तो उसका हाथ पकड़ते हैं, और एक दिन जब वो गिर जाता है तो मम्मी पापा कहते हैं देखो नहीं उसकी तरफ, वरना वो रोने लगेगा। लेट हिम स्टैंड हिमसेल्फ, उसे खुद खड़े होने दो, उसे खुद समझने दो कि उसे किस तरह से गिरने के बाद संभलना भी है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स उसके बैग में
पेंसिल, इरेजर, बुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, सब कुछ देते हैं उसको, और वो धीरे धीरे अपनी बिलोंगिंग्स को संभालना सीखता है, उसकी उसकी केयर करना सीखता है कि ये मेरी चीज़ है, मुझे संभाल के लेके जानी है और फिर वापस घर लेके जाना है। और उसकी अपनी चीज़ों के साथ इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। आप बच्चे से कहो ये दूसरे की ले लो, कहेगा नहीं ये मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मा ने दिलाई है, ये मुझे पापा ने दी है। इट मीन्स अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर उसके इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि धीरे धीरे हम दुनिया में बच्चों को ये भी ट्रेनिंग देते हैं, जब बच्चा है वो ग्रेजुअली ये भी लर्न करता है कि हमें किस तरह से उस लॉस को सहना है, समझना है और वापस से क्या करना है, बैकअप करना है, दोबारा से स्टैंड होना है। उस चीज को, उस लॉस को बेयर करने के साथ साथ उसे सहना तो है, साथ साथ उसे जो हमें इमोशनल हर्ट होता है उसे रिपेयर भी करना है। और वो रिपेयर बिना किए हम कभी भी अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे और लाइफ में बैक नहीं हो पाएंगे, यानी कि हम वापस फिर से अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, एक पर्सन का लॉस हो गया, एक रिलेशन खत्म हो गया, लेकिन क्या जिंदगी वहां रुक जाती है? नहीं, लोग फिर से अपने जीवन को दोबारा शुरुआत करते हैं। क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि जीवन किसी भी लॉस पे नहीं रुकता। हमें खुद ही संभलना पड़ेगा, वापस से स्टैंड करना पड़ेगा, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसी चीज को इनडायरेक्टली एक बॉल के एग्जाम्पल के साथ पोएट ने हमें समझाया है। व्हाट ही इज सेइंग, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि जो नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज? द नेचर ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि लॉस के बाद हमें किस तरह से वापस खड़े होना है। खड़े होना है यानी कि खुद को संभालना है, ठीक है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट, यानी कि ये जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज खोने के बाद हम अपने आप को कैसे संभालते हैं। वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, ज्यादातर लोग सीख जाते हैं धीरे धीरे कई दिनों में, और सबको सीखना ही पड़ेगा हाउ टू स्टैंड अप। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कुछ लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं तो उन्हें हम समझाते हैं, वरना वक्त धीरे धीरे सबको सिखा देता है। एक बच्चा चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि ये उसकी जिंदगी की जरूरत है। अगर वो अपने लॉस के साथ उसी गम में पड़ा रहेगा तो शायद वो जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, बॉल सिम्बॉलिकली यूज हुआ है। समझ में आया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दिस पोएम थ्रू द main points of the poem. So let's go through to the main points. So let's revise its main point. The loss of ball is symbolic. It has a deeper meaning. I have already told you that the loss of ball is symbolic and it is really having a profound, a very deep meaning. Okay? The loss of the ball is the loss of childhood. It means the ball which has lost is just representing to the childhood and the loss of his dreams, and it is also representing to the loss of a child's dream. And if it is lost, it never come back again. Once it is lost, it is not going to come back again. Similarly, we can't console the child that he can have another ball. We can't console the child by saying, okay, दूसरी बॉल ले आएंगे, कुछ और ले लेंगे. No, the ball which is lost, it has no replacement. Okay? Actually, he is sad that the ball he has lost can't be bought back. उसको हम वापस से खरीद नहीं सकते. It cannot be brought back. उसको वापस से नहीं लाया जा सकता. Neither we can buy it or nor we can bring it from anywhere. यानी कि जो कोई भी चीज़ है ना तो उसे कोई
खरीद सकता है, ना ही उसे कोई कहीं से लाकर बच्चे को दे सकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? नाउ द इनोसेंट चाइल्डहुड दैट ही हैज लॉस्ट कांट बी रिप्लेस्ड और बॉट बैक विद मनी। पहले ही बताया था कि मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है बाहरी चीज है, आप उससे इमोशंस को नहीं खरीद सकते। आप फिजिकल चीजें खरीद सकते हैं, लाइक आप कोई पेन ले आए, कोई बाहरी चीजें जितनी भी हैं कि आप कोई पेन, पेंसिल, रबड़, जितनी भी चीजें हैं, लेकिन आप फीलिंग्स और इमोशंस, लाइफ, टाइम, ये सब चीजें नहीं परचेज कर सकते पैसे देके। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है पोएट कि जो इनोसेंट, एक मासूम बचपन है किसी बच्चे का, जो एक बार खो जाता है, उसको आप किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, ना ही उसे वापस खरीद कर ला सकते हैं। ठीक है, वेल्थ कांट बाय लाइफ एंड टाइम। पैसे से ना तो आप जीवन खरीद सकते हैं और ना ही खोया हुआ समय। जो समय चला गया उसे आप वापस कभी भी खरीद कर नहीं ला सकते। अल्टीमेटली अ चेंज कम्स इन द ग्रीविंग बॉय, यानी वो जो दुखी बच्चा है उसके जीवन में भी एक बदलाव आएगा। वो जो उसके जीवन में दुख है, किस चीज़ का दुख? किसी चीज़ के खो जाने के बाद। यहाँ पोएम में सिम्बॉलिकली यूज किया गया है पोएम को। तो उसके जो खोने के बाद जो उसके जीवन में दुख है, अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ उसमें बदलाव आएगा। उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसे स्टैंड अप होना पड़ेगा, उसे मेच्योरली सोचना पड़ेगा, तभी तो वो आगे जीवन जी पाएगा। That's why again and again poet is saying that he has to understand the nature of loss. He comes to know that losing is a part of life. उसे ये समझना पड़ेगा कि कुछ खोना जीवन का हिस्सा है। हम जो जीवन में पाते हैं एक ना एक दिन वो हमसे छूट जाता है, खो जाता है, बिछड़ जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारे पास आज जो आज है वो कल बीता हुआ कल हो जाएगा। ठीक है ना? और आज अब हम यंग हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज जो बच्चा है वो कल डेफिनेटली अपने यंग एज में एंटर करेगा। तो टाइम के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें खोते हैं और कुछ पाते हैं। कोई भी चीज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। इसी बात को पोएट ने हमें समझाया है। किस पोएम में? द बॉल पोएम में। इट मीन्स द बॉल पोएम रियली raises a very profound and serious matter in front of us and try to make us understand about the nature of loss so that we can understand it and make a compromise and adjustment in our life with the loss of our life. Let's go through to the some questions which is based on extract फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप इस पोएम को और अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ और ये पोएम आपको ठीक से क्लियर हो जाए। सो लेट्स हैव अ रिवीजन एंड फॉर रिवीजन वर्क आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस विच इज द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो अ डाइम अनदर बॉल dash dash, this is positions. It means this is the third stanza. From the third stanza you are supposed to find out the answer of these two questions. What is the first question? What does the ball represent here? What does the ball represent here? The another question, what is the cost of the ball? What is the cost of the ball? So Maulik, do you understand? Can you write the answer? Ghazala beta, Shruti, just start writing the answer. And from the next stanza, he is learning how to stand up. It means this is the fourth stanza, and from the last fourth stanza, you will write these two questions. What do you understand with the epistemology of loss, and what will be learned by the boy? What will be learned by the boy? So let's, you all have written
Okay. I am also giving you the answer of these questions. Let's write down the answer of these questions. So, tell me the answer. Have you written the answer or? Okay. What does the ball represent here? What you have written? Tell me the answer. The ball represents here all the good things in life. Okay? Or you can say childhood. Both the answers are correct. Some student, if they have written the answer childhood, that is also okay. And the ball is also representing all the good things in life. यानी कि कोई भी वो अच्छी चीज़ जो हमें बहुत नियर और डियर है, जो हमें बहुत प्यारी है, जो हमारे बहुत करीब है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. नेक्स्ट, what is the cost of the ball? Very simple. The cost of the ball is just a dime. Just a dime. Dime I have already told you. It is a currency of US. This is the 10th part of a dollar. Okay. Now, from the next stanza, what is the first question? What do you understand with epistemology of laws? So, epistemology of laws means the nature of laws. Having the knowledge of nature of laws. इसे हम कह सकते हैं this is the nature of laws. Yes. Next question. What will be learnt by the boy? बच्चा क्या सीखेगा? अगर उसकी कोई भी चीज़ खो जाती है तो मैंने बताया था कि डेफिनेटली वो क्या सीखेगा, उस लॉस से बाहर निकलना सीखेगा. ठीक है ना, उसको फेस करना सीखेगा. सो द आंसर इज द बॉय विल लर्न टू फेस द लॉस एंड स्टैंड अप इन लाइफ अगेन. कि दोबारा से कैसे खड़ा होना है उस लॉस को बेयर करने के बाद, वो ये सीखेगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. If there will be any doubt, you can call me or you can drop the message, the question in the WhatsApp group. So for homework, now I am going to assign you some questions which you will write in your fair notebook. So write down these questions. So this is your homework and these 5 questions I have given you to write for practice. You will go through to the poem properly. If you will go through to the poem properly, definitely it will be very easy for you to answer these questions. And these questions are really very important, and many times they have been included in the board exam also. So you will specially take care about these questions, and definitely one question will be there in your board exam from these 5 questions. So I am once again emphasizing on this. Learn this, repeat this, go through to this properly, and well versed with this poem as well as these question answer. So let's have repeat these questions. What are these questions? First of all, comment on the title of the poem. You are supposed to write about the appropriateness of the title of this poem. Do you think that the poem's title, the ball poem, is apt title? So comment on this. Next question, what is the theme of the poem? What is the theme of the poem? Which poem? The ball poem. Why does the poet remain a mute spectator? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो राइटर है बिल्कुल म्यूट तो पता है ना, बिल्कुल शांत चुप, जैसे म्यूट टीवी में भी दबा देते हैं. स्पेक्टेटर यानी वो बिल्कुल शांत दर्शक की तरह से उसे क्यों देख रहा है? क्योंकि उसने बीच में जाके इंट्रूड तो नहीं किया, कोई इंट्रूजन नहीं था उसका कि उसने जाकर उसे समझाया हो कि भाई बॉल खो गई है, कोई बात नहीं. उसने बिल्कुल साइलेंटली उसको ऑब्जर्व किया. तो व्हाई डिड ही डू सो? वो ऐसा क्यों कर रहा था कि उसको चुपचाप से पीछे से देख रहा है? सो यू आर सपोज टू आंसर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन? व्हाई इज मनी एक्सटर्नल? यानी कि जनरली इस वर्ल्ड का रूल क्या है? डेफिनेटली गेटिंग एंड लूजिंग. हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और टाइम के साथ उनमें से बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं और न्यू ऐड ऑन होती रहती हैं. ठीक है ना.
तो ये हमें इस बात पे फोकस करना है. एंड वाई मनी इज एक्सटर्नल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग विद money. Money is external. We can just buy these materialistic things with this money, not emotions, love, life and time. So you are supposed to focus on these points also. Next question is, what is the boy learning from the loss of the ball? यानी कि उस बॉल के खोने से बच्चा क्या क्या सीख रहा है. बच्चा बहुत चीज़ें सीख रहा है कि that whatever the time, whatever the life phases is going to be past or lost, that is not going to be come back. Moreover, he is going to learn how to come from that situation. So you are supposed to cover up these points in the answer. I hope it will be helpful for you and you all will write the answer of these important questions. Once again I am reminding, this is really very important. So do your work on time, show me your work through WhatsApp and just give me the update if you will have any problem. Till then, bye bye, have a nice day. We will just meet soon in the next video.